role of writers and philosophers in the French Revolution of 1789. 1789 के फ्रेंच रिवॉल्यूशन में राइटर्स और फिलोसोफर्स का क्या रोल था, क्या कंट्रीब्यूशन था, इस बात पर अभी हम लोग ब्रीफ में चर्चा करेंगे। राइटर्स और फिलोसोफर्स ने फ्रांस के लोगों में क्रांति की विचारधारा भर दी। रिवॉल्यूशन के लिए लोगों को मेंटली तैयार किया। लोगों के अंदर रिवॉल्यूशन की भावना पहले से उबाल ले रही थी, यह सही है, लेकिन उन भावनाओं को उभारने का काम, उन भावनाओं को प्रैक्टिकली फ्लोर पर लाने का काम राइटर्स और फिलोसोफर्स ने ही किया। राइटर्स और फिलोसोफर्स ने ही लोगों को इस बात के लिए प्रिपेयर किया कि वो रिवॉल्यूशन शुरू कर सकते थे, रिवॉल्यूशन को लीड कर सकते थे, बहुत बड़ा बदलाव ला सकते थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए लोगों को जिन राइटर्स और फिलोसोफर्स ने तैयार किया, उनमें से सबसे ज्यादा चर्चित नाम, सबसे ज्यादा पॉपुलर नाम है जीन जैक्स रूसो का। जीन जैक्स रूसो ने एक बुक लिखी और उस बुक का टाइटल रहा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस बुक में उसने एक ऐसा सेंटेंस भरा जिसने पूरे फ्रांस के लोगों के अंदर क्रांति की भावना भर दी, क्रांतिकारी विचार भर दिए, रिवॉल्यूशनरी आइडियाज भर दिए। वो सेंटेंस था, मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर इन चेन्स। मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म तो लेता है, लेकिन हर जगह बंधनों में बंधा रहता है। रूसो का कहना था कि राजा इसलिए राजा है कि प्रजा ने उसको राजा के रूप में स्वीकार किया है। कोई भी व्यक्ति एम्पेरर तभी तक बना रह सकता है जब तक सब्जेक्ट्स यानी प्रजा उसे एम्पेरर के रूप में एक्सेप्ट करती है। रूसो का मानना था कि पीपल आर द सोर्स ऑफ पावर, सो पीपल शुड हैव द राइट टू फॉर्म द गवर्नमेंट, टू कंट्रोल द गवर्नमेंट एंड टू चेंज द गवर्नमेंट। ऐसा विचार था जीन जैक्स रूसो का, जिसने पूरे फ्रांस के लोगों को मेंटली तैयार किया, लोगों के दिमाग में क्रांति भर दिया। रूसो का मानना था कि पीपल और गवर्नमेंट के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए और उस एग्रीमेंट का ऑब्जेक्टिव पब्लिक वेलफेयर होना चाहिए। रूसो यह भी मानता था कि पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, आपसी समझदारी भी होनी चाहिए। इसी से धीरे धीरे सेंस ऑफ सोवरेनिटी डेवलप होती है। पीपल शुड रेस्पेक्ट द सोवरेनिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट शुड रेस्पेक्ट द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। मॉन्टेस्क्यू ने भी एक बुक लिखी और उस बुक का टाइटल है द स्पिरिट ऑफ द लॉ, हिंदी में कानून की आत्मा। मॉन्टेस्क्यू का मानना था कि एब्सोल्यूट मोनार्की कभी भी पीपल्स वेलफेयर की बात नहीं सोच सकती। क्यों भाई? इसलिए कि ऐसी गवर्नमेंट में, एब्सोल्यूट मोनार्की में, गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन, लेजिस्लेचर फॉर मेकिंग लॉ, एग्जीक्यूटिव फॉर इंप्लीमेंटिंग लॉ एंड जुडिशियरी फॉर डिसाइडिंग द डिस्प्यूट्स आर कंसेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ द एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्क। राजा के हाथ में
सभी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर्स कंसंट्रेटेड होते हैं। मॉन्टेस्क्यू का मानना था कि यह गलत है, सेपरेशन ऑफ पावर। इस चीज को मॉन्टेस्क्यू ने एडवोकेट किया अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ द लॉ में। उसने कहा कि राजा को चाहिए कि पावर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तब जाकर के पब्लिक का फेथ गवर्नमेंट के ऊपर होगा और गवर्नमेंट भी पब्लिक के लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम कर पाएगी। जॉन लॉक ने भी एक बुक लिखी और वो बुक है द टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट। इस बुक में उसने इस बात पर जोर दिया कि राजा के पास डिवाइन राइट्स नहीं होने चाहिए। लॉक क्रिटिसाइज्ड द डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग। लुई 16 हमेशा यह मानता था कि वो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है फ्रांस में, इसलिए वही स्टेट है और वो जो कुछ भी बोलता है वही लॉ है। लुई 16 बोलता भी था कि दिस इज द लॉ बिकॉज आई वॉन्ट दिस, आई एम द स्टेट। जॉन लॉक ने डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट किया। जॉन लॉक ने डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ साथ हम कह सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर को भी प्रमोट किया, एडवोकेट किया। वॉल्टेयर ने क्या किया? वॉल्टेयर को चर्च से बहुत नाराजगी थी। चर्च और मोनार्क ये दोनों फ्रांस में एक दूसरे के अगेंस्ट में खूब प्रचार प्रसार करते थे, एक दूसरे को खूब क्रिटिसाइज करते थे, एक दूसरे का रेस्पेक्ट नहीं करते थे, एक दूसरे को अपने से नीचा दिखाने का कोशिश करते थे, अपने को एक दूसरे से ऊपर दिखाने का कोशिश करते थे। इनका आपस का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो बहुत गहरा था और इसका पब्लिक के ऊपर, फ्रांस की जनता के ऊपर बड़ा ही खराब मोरल डिसिप्लिनरी इफेक्ट पड़ रहा था। वॉल्टेयर ने इसीलिए एक स्लोगन दिया, क्रश द वर्स्ट चर्च, भ्रष्ट चर्च को नष्ट कर दो। वो चाहता था कि चर्च के अंदर क्लर्जी में जो बुराइयां फैली हैं, जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं, उनको जितनी जल्दी हो सके दूर किया जाना चाहिए। उसने क्लर्जी को भी क्रिटिसाइज किया, उसने मोनार्क को भी क्रिटिसाइज किया, उसने नोबिलिटी को भी क्रिटिसाइज किया, उसने भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अप्रिशिएट किया और इस बात को एडवोकेट किया कि पब्लिक के पास ज्यादा से ज्यादा राइट्स होने चाहिए। वॉल्टेयर ने एक और बात को प्रमोट किया और वो बात थी कि स्टेट जो है, गवर्नमेंट जो है, मोनार्क जो है, उसके अंदर रिलीजियस टॉलरेंस होना चाहिए, धार्मिक सहिष्णुता होनी चाहिए। चर्च और उससे रिलेटेड लोगों का चरित्र, कैरेक्टर, बिहेवियर एक मॉडल के रूप में सोसाइटी में सामने आना चाहिए, किंगडम में सामने आना चाहिए, जिसका रेस्पेक्ट होल हार्टेडली लोग कर सके। इस तरह वॉल्टेयर ने भी लोगों को मेंटली प्रिपेयर किया, खास करके नोबिलिटी और क्लर्जी के अगेंस्ट में प्रिपेयर किया, मोनार्क के अगेंस्ट में प्रिपेयर किया रिवॉल्यूशन के लिए। एक और राइटर हुआ जिसका नाम था थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स एक्चुअली एक इंग्लिश फिलॉसफर था। थॉमस हॉब्स ने एक बुक लिखी और उस बुक का नाम है लेवियाथन। लेवियाथन में उसने इस बात पर जोर दिया कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट मजबूत होना चाहिए। समाज के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनमें आपस में एक अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए। लिबर्टी और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। उसने इस बात पे भी जोर दिया
कि मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी कैसी होनी चाहिए। पॉलिटिक्स में जिन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाना चाहिए सभी ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा, सभी मोनार्क्स के द्वारा, वो कैसा होना चाहिए, इस चीज पर थॉमस हॉब्स का बहुत जोर था। ऐसा माना जाता है कि थॉमस हॉब्स मॉडर्न वर्ल्ड का पहला पॉलिटिकल फिलॉसफर था। इस नाते उसके विचारों का बड़ा असर पड़ा फ्रांस के लोगों पर। इन दिस वे we come to understand that writers and philosophers played a very, very important and crucial role in preparing people for the revolution of 1789 against absolute monarchy in France. I hope all of you have understood this topic. Thank you very much. God bless you all. Please do take care of your health and studies.